चैप्टर के हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो आज हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस, और हमने बात की थी कि 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस। उसमें से हमने 2 फोर्सेस पढ़ ली थी, हमने पढ़ ली थी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है कुछ। तो एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, उन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के हैं। और अगर ऐसा होगा कि वो रिपेल करेंगे, तो जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर ये इस तरह से प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे, तो 2 प्रोटॉन ने रिपेल किया और वो इस तरह से दूर हट गए, तो न्यूक्लियस तो स्टेबल ही नहीं हो सकता है, उसके तो सारे पार्टिकल्स एक साथ रह ही नहीं सकते, प्रोटॉन्स रिपेल कर जाएंगे। तो उनको बाइंड करके रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यूज होती है बच्चों। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या है रोल? वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करती है कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। अदरवाइज प्रोटॉन के रिपल्शन से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट है नेचर में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत पास होते हैं प्रोटॉन्स, तो बहुत पास वाले पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है ये, न्यूक्लियस के साइज के लेवल पे। बेसिकली एन अट्रैक्टिव। अब चाहे प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, या न्यूट्रॉन हो, ये जितने भी ये न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये अट्रैक्टिव फॉर्म में ही लगती है। सेंट्रल फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली जो 2 फोर्स की बात की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हमने बोला था कि वो सेंट्रल और कंजर्वेटिव है, पर ये ना तो सेंट्रल है ना ही ये कंजर्वेटिव। इनके बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में बात कर ली थी कि सेंट्रल फोर्स क्या होती हैं और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, अभी हमने यहाँ ऊपर भी ये बात की कि पॉजिटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, तो चार्ज से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है ये, हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव ही होगी, चाहे चार्ज कैसा भी हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻38 टाइम्स तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गई ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। तो न्यूक्लियर, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में यूज होती है। दूसरा रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? जो हैवी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उनसे अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली कुछ से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। मतलब हैवी एलिमेंट्स जो हैं अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स निकालते हैं और फिर नए एलिमेंट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन ये भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। फिजन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है, टूटता है वो, तो एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन में न्यूक्लियस जॉइंट होके नए एलिमेंट्स बनाते हैं, तो भी एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन का एग्जाम्पल होता है सन की एनर्जी, और फिजन जो है वो बॉम्ब वगैरह जो होते हैं ना, एटम बॉम्ब, तो वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं फिजन पे, कि जब न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब देख लेते हैं हम लास्ट फोर्स, ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों अब वीक न्यूक्लियर फोर्स देख लेते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चों, ये फोर्स तब अपीयर होती है जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में, जैसे कि बीटा डिके। अभी पीछे हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की थी ना, कि न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, तो अल्फा डिके, बीटा डिके ये होता है। तो उस प्रोसेस में जब जो फोर्स लग रही होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। आप इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ना बस, कि क्या क्या फिजिक्स में पढ़ते हैं। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, और 10⁻25 टाइम्स है ये स्ट्रॉन्गर
ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये भी स्ट्रॉन्गर है। अब आपको पता तो चल गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीक फोर्स है। बच्चों अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन लॉज। हमारे आसपास इतनी सारी घटनाएं चलती रहती हैं, होती रहती हैं हर समय, तो उनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं, और ये जो क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं तो इनको बोला जाता है ये कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ हैं, और इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको बोला जाता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन। अब हम इन 4 क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कंजर्व रहती हैं, जिनके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। तो फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ सकती है, जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आ जाती है, या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से आपने सब पढ़ा होगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो फोर्स से रिलेट करती है। तो जैसे 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, या फिर गन से बुलेट निकल रही है, तो इन सब प्रोसेसेस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की हेल्प लेते हैं, और इन सारी घटनाओं को समझने में ये हमें हेल्प करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, तो वहाँ पर काम कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूनिवर्स जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जितना ही कहीं पर नेगेटिव चार्ज भी होगा, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो लॉज है ना, ये हमें फिज़िक्स में बहुत हेल्प करते हैं डीप स्टडी में, कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इंसिडेंट्स को इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो आइंस्टाइन की आपने इक्वेशन भी सुनी होगी, E = mc²। ये तो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, और इसके लिए आइंस्टाइन जो है वो काफ़ी फेमस हो गए थे। यहाँ इस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो एनर्जी है वो मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि जो फ्यूल है वो मास है, जब वो बर्न होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, जैसे पेट्रोल वगैरह। तो उन्होंने इसका रिवर्स भी बोला कि पॉसिबल है कि एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को और नए डायमेंशन में एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट।